explain why here is considered good morning. Explain why air is considered a mixture and not a compound. And not a compound. अब आप ये देखिएगा कि ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, उसमें आपको क्या करना है, क्या है एक्सप्लेन व्हाई एयर इज कंसिडर्ड अ मिक्सचर। एयर को आपको ये एक्सप्लेन करना है कि एयर को मिक्सचर क्यों माना जाता है, कंपाउंड क्यों नहीं माना जाता। तो आपको इसमें क्या करना है कि मिक्सचर की कोई दो प्रॉपर्टीज लिख देंगे, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कितने नंबर का है। मान लीजिए 1 या 2 नंबर का है तो 2 प्रॉपर्टीज लिख दो, अगर मान लीजिए 3 नंबर का है तो 3 या 4 प्रॉपर्टीज लिख दो, ठीक है ना। तो कोई भी आपका जो मन करे वो लिख दीजिए। जैसे हम लिखेंगे एयर कैन बी सेपरेटेड, आंसर में लिखिएगा एयर इज considered a mixture. Air is considered a mixture because first air is because air is separated into its constituents like oxygen, nitrogen, etc. Into its constituents like oxygen, nitrogen, etc. by physical methods. By physical methods. Second, air shows the properties of all the gases present in it. ये भी एक मिक्सचर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अब फिर ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है, आप उतना ही जो है ना उतना ही आप उसको मेंशन कर दीजिएगा। जितने नंबर का क्वेश्चन है उतनी ही आप प्रॉपर्टीज मेंशन कर दीजिएगा। मैं आप ये देखिएगा आपने मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज लिखी थी, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज लिखी थी, तो अपने मिक्सचर की प्रॉपर्टी में से उठाकर 2 प्रॉपर्टी आपको लिख दी। मेरी बात सभी को क्लियर, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्सप्लेन व्हाई वाटर इज अ कंपाउंड एंड नॉट अ मिक्सचर। Explain why water is a compound and not a mixture। अब क्या है कि अब आपको ये बताना है कि वाटर जो है, वाटर एक कंपाउंड है, मिक्सचर नहीं है। वाटर एक कंपाउंड है, वो एक मिक्सचर नहीं है। तो इसमें आप क्या करेंगे यहाँ पर वाटर इज अ कंपाउंड एंड नॉट अ मिक्सचर, तो इसमें आपको क्या करना है, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज लिखनी है। वो भी कोई 1 या 2 कोई प्रॉपर्टीज आप लिखिए, ठीक है। तो देखिएगा क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, पहले लिखिए वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। वाटर इज अ कंपाउंड because water cannot be separated into its constituents like
hydrogen and oxygen by physical methods. उसको सेपरेट नहीं करा जा सकता, इसलिए वो कंपाउंड है। दूसरी प्रॉपर्टी लिख दीजिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। The properties of water are entirely different from those of its constituents. वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल अलग होती है, तो ये भी एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, इसलिए हमें कहेंगे कि वाटर जो है वो एक कंपाउंड है। तो अब आपका मन है, ये डिपेंड करता है, कैटमंडी है तो डिपेंड करता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, उसी हिसाब से आप उतनी ही प्रॉपर्टीज़ लिख देना। वहाँ पर कंपाउंड की मिक्सचर पूछा जाएगा, मिक्सचर की प्रॉपर्टीज मत देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। ये जो मैं लिखवा रहा हूँ क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है। क्लासीफाई द फॉलोइंग the following into elements, compounds and mixtures. Elements, compounds and mixtures. Sodium, soil, sugar solution, silver, sugar solution, silver, calcium carbonate, tin, silicon, calcium carbonate, tin, silicon, coal, air, soap, coal, air, soap, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, यहाँ लिखिएगा एलिमेंट्स, यहाँ लिखिएगा कंपाउंड्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और फिर लिखेंगे मिक्सचर्स। एलिमेंट्स में सबसे पहले देखिएगा कि यहाँ पर क्या है, सोडियम। भाई सोडियम एक सिंगल एलिमेंट है, सोडियम में कहीं पर ये नहीं है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है या सोडियम कार्बोनेट है, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो ये एक सिंगल एलिमेंट की कैटेगरी में आएगा। एक मिनट रुकिए,
उसके बाद देखिएगा ये सॉइल है, तो सॉइल को हम किस कैटेगरी में डालेंगे बताएंगे? मिक्सचर्स की कैटेगरी में डालेंगे सॉइल को। क्यों? क्योंकि सॉइल में बहुत सारी चीज़ें मिक्स रहती हैं। सॉइल में जो है सिलिका है, सॉइल में जो है वो सैंड है, और मैग्नीशियम भी होता है, और आप ये देखिए कि उसमें माइका जो है, माइका नाम की भी एक चीज़ होती है, वो भी क्या है कि पाउडरी सब्सटेंस होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, इनसे मिलकर सॉइल बनती है। ह्यूमस भी होता है। तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा मिक्सचर्स की कैटेगरी में आता है सॉइल। ठीक है। उसके बाद शुगर सॉल्यूशन, नाम से ही समझ में आ रहा है शुगर सॉल्यूशन। हमने एग्जांपल भी दिया था कि अगर पानी के अंदर चीनी मिला देते हैं तो वो शुगर सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये भी मिक्सचर से कैटेगरी शुगर सॉल्यूशन। ठीक है। उसके बाद है सिल्वर, तो सिल्वर आएगा एलिमेंट्स की कैटेगरी। सिल्वर में किसी तरीके की कोई मिक्सिंग नहीं होती, कोई कंपाउंड नहीं है, तो ये एलिमेंट्स की कैटेगरी है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट नाम से ही समझ में आ रहा है, जो इस तरीके के नाम होते हैं वो क्या है, वो पर्टिकुलर फार्मूला होता है उस सब्सटेंस का। तो कैल्शियम कार्बोनेट का एक फार्मूला है, तो इसलिए ये कंपाउंड की कैटेगरी में यहाँ लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड, कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद है टिन। तो टिन जो है वो एलिमेंट है, एलिमेंट की कैटेगरी में आएगा। फिर है सिलिकॉन, सिलिकॉन भी एलिमेंट है, एलिमेंट की कैटेगरी में आएगा। फिर है कोल, कोल जो है वो ये आपका क्या बोले, कार्बन का वो होता है और कोल आएगा फिर मिक्सचर की कैटेगरी में। कोल तो लिखें, मिक्सचर की कैटेगरी में आएगा। एयर जो है अभी देखा है हमने, इससे पहले एक क्वेश्चन, एयर मिक्सचर होता है। सोप, सोप का पर्टिकुलर फार्मूला होता है, तो सोप आएगा कंपाउंड की कैटेगरी में। मीथेन, मीथेन का भी फार्मूला होता है, तो ये भी आएगा कंपाउंड की कैटेगरी में। मीथेन, मीथेन जो है ये वो गैस होती है जो इसमें जो CNG व्हीकल्स होते हैं, तो CNG वाली जो गैस होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसको बोलते हैं, मीथेन ही होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उसका फार्मूला होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। ब्लड का याद रखेंगे आप, तो ब्लड जो है वो मिक्सचर्स की कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड में बहुत सारी चीज़ें हैं, ल्यूकोसाइड है, ब्लड काउंट है आपका, जो ये जो होता है आपका, क्या बता रहा था मैं आपको, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, तो ये अलग अलग तरीके के सेल्स जो है उसमें मिक्स होते हैं। तो इसलिए ब्लड जो है वो मिक्सचर्स की कैटेगरी में आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखिए गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अभिराज आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, सोप जो है ना, सोप का एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है, और वो जितने भी सोप्स हैं, जैसे मार्केट में जो सोप मिल रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें क्या है कि वो किसी न किसी तरीके की फ्रेगरेंस मिक्स कर देते हैं उसमें, और कोई कलर मिक्स कर देंगे उसके अंदर। वो जो कलरफुल सोप्स हैं कि कोई लक्स है, कोई पियर्स है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन सोप जो है, सोप का अगर आप बेसिक कोई भी सोप उठाकर देखेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सोप में सोडियम स्टीयरेट ना हो। दो तरीके की चीज़ें होती हैं, या तो सोडियम स्टीयरेट मिलेगा या सोडियम पैल्मिटेट मिलेगा, ये सोप में मिलेगा ही मिलेगा, और ये डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जो सोप है, सोप हमेशा ही याद रखिएगा कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा, और ये आप करेंगे, ये आप अभी तो नहीं, लेकिन सोप का प्रिपरेशन 10th क्लास में है केमिस्ट्री में, तो वो आप करेंगे। ठीक है। तो इसका याद रखिएगा कि सोप मिक्सचर नहीं है, सोप कंपाउंड की ही कैटेगरी में आएगा। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Give the names of the elements present in the following compounds. Elements present in the following compounds.
नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो 4 तरीके के हैं। ये है क्विक लाइन, ये है क्विक लाइन, बी है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सी है बेकिंग सोडा, सोडा, और डी है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट। अब जो जैसे कि वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन का ये समझ में नहीं आया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इसलिए डिस्कस भी कर रहे हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का हमें ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पर दे क्यों रखा है, इस मैटर अराउंड द स्फीयर वाले चैप्टर में क्यों दे रखे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में अगर देखें तो आपका सिलेबस में 4 चैप्टर्स हैं। एक तो ये मैटर है, इस मैटर अराउंड द स्फीयर है, और फिर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाला जो चैप्टर है उसमें ये बताया जाता है कि एक एलिमेंट के हेल्प से और दूसरे एलिमेंट के हेल्प से कंपाउंड बनता कैसे है। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसे ऐसे जो कंपाउंड्स हैं उनके नाम हमको पता चलता है। यहाँ पर क्यों ये दे रखा है कि ये समझ से बाहर है, तो हमको इसको लर्न ही करना पड़ेगा सीधा सीधा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, इसलिए सीधा लर्न ही करना पड़ेगा। जो क्विक लाइन है, क्विक लाइन का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसका फॉर्मूला होगा HBr। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको इसके याद ही करने पड़ेंगे, और कैसे बने हैं, क्या प्रिपरेशन क्या थी, कि कैसे फॉर्म हुए ना, वो नहीं पता है। ठीक, अभी नहीं पता है, इस चैप्टर में नहीं पता है। हाँ, इतना जरूर है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में सारे करेंगे, डिटेल में करेंगे कि कैसे बने। ठीक है, तो देखिएगा अब इन्होंने क्या पूछा है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स जब जुड़ते हैं तब कंपाउंड बनता है। वो पूछ रहे हैं गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इन कंपाउंड्स में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो आपको बताना है। कंपाउंड्स में कौन कौन से एलिमेंट्स के मिलने से पूछा है ना कंपाउंड। तो अब हमें अगर फॉर्मूला ही याद है तो फॉर्मूले से हम बता सकते हैं CA इज फॉर कैल्शियम, O इज फॉर ऑक्सीजन। तो हम क्या लिखेंगे, जो A पार्ट है इसका जो आंसर है A पार्ट, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन। जो B पार्ट है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो HBr, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। पार्ट बेकिंग सोडा, तो इसमें सोडियम है, Na मतलब सोडियम, H मतलब हाइड्रोजन, C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन। और के आगे 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं। ठीक है, तो सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। पार्ट देखें पोटेशियम सल्फेट, तो K इज फॉर पोटेशियम, S इज फॉर सल्फर एंड O इज फॉर ऑक्सीजन। ठीक, तो ये 4 पार्ट्स होते हैं। बताइए जी, सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, माहिर, दिव्यांश, अभिराज, रुद्रांश, जवाब। ठीक है, ओके। उसके बाद हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस एंड कॉलॉइड्स। सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस
steroids. And लिखेंगे the substance which is dissolved in a liquid dissolved in a liquid, the substance which is dissolved in a liquid to make a solution is called solute. To make a solution is called solute. Next again, the liquid in which solute is dissolved is known as solvent. Is called solvent. इसके बाद हेडिंग डालेंगे सॉल्यूशंस. लिखेंगे आप सॉल्यूशंस. Solutions में लिखेंगे the solution is a homogeneous mixture of two or more substances two or more substances, दो या दो से ज़्यादा substances का homogeneous mixture होता है solution. Examples: salt solution, sugar solution, salt solution, sugar solution, vinegar, metal alloys. एग्जाम्पल के तौर पर देखो ब्रास, एयर एक्सेट्रा. होमोजेनियस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन बोल देते हैं. हमने देखा ना मिक्सचर्स में हमने दो तरीके के मिक्सचर्स देखे थे, एक हेट्रोजेनस मिक्सचर देखा था और एक होमोजेनस मिक्सचर देखा था. तो जो होमोजेनस मिक्सचर है उसी का दूसरा नाम सॉल्यूशन है. होमोजेनस मिक्सचर का मतलब ये है कि जिसमें हम देखकर ये ना बता पाएँ कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहाँ कहाँ पर हैं. जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन है तो सॉल्ट सॉल्यूशन में हम नहीं बता सकते कि भाई सॉल्ट किधर है और वाटर किधर है. सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर होता है? वाटर में आपने सॉल्ट को मिक्स कर दिया. तो सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर होता है? जब वाटर के अंदर हमने सॉल्ट मिक्स कर दिया तो ना तो हम ये बता सकते हैं कि सॉल्ट किधर, उसको देखकर ऐसे ही देखकर, और वाटर किधर है वो तो एक जैसे ही दिखाई देता है.
सेम विद शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन में भी देख के नहीं बताया जा सकता। सेम विद विनेगर, विनेगर क्या होता है, विनेगर में जो एसिटिक एसिड है उसके अंदर वाटर मिलाया जाता है, उसमें भी नहीं बता सकते कि वाटर किधर है और एसिटिक एसिड किधर है, दोनों ही ट्रांसपेरेंट है, दोनों एक जैसे, ठीक है। मेटल अलॉयज, मेटल अलॉयज जैसे कि ब्रास, ब्रास क्या होता है, पीतल, पीतल कैसे बनता है, कॉपर को और जिंक को दोनों को मिला देते हैं, पीतल बन जाता है। पीतल जनरली जैसे मंदिर की घंटी होती है, घंटी बनाने में काम आता है। और जैसे जो पुलिस वाले होते हैं, मिलिट्री वाले होते हैं, उनके जो शोल्डर्स पर जो ये स्टार्स वगैरह लगे रहते हैं वो सब पीतल के होते हैं। तो इसमें भी कहाँ पता चलता है देखकर, एक जैसे ही दिखाई देता है, उसमें भी कहाँ पता चलता है कि ब्रास किधर है, तो सॉरी कॉपर किधर है और जिंक किधर है। सेम विद एयर, एयर को देखकर बता सकते हो कि ये रहा ऑक्सीजन, ये रही हाइड्रोजन, है ना, ये नहीं बताया जा सकता। तो ये आपका सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे सॉल्यूशन से, ठीक है। मुझे 2 मिनट दीजिए, अभी आ रहा हूँ।
लेक्चर भी ऑनलाइन ही, जब आप लोग ऑफलाइन भी होते हैं बड़े शांत बैठे रहते हो आप सब। लास्ट ईयर भी मेरा एक 9th क्लास का बैच था, उससे पहले भी था, बड़ा शोर मचाते थे लास्ट ईयर में। बहुत अच्छे बच्चे शांत रहते थे। चलिए जी, हेडिंग डालिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन में पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। Solution is a homogeneous mixture. Second, the size of solute particles in a solution is extremely small. Is extremely small. Stop. It is less than 1 nanometer in diameter. यहाँ लिखेंगे 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर। सोचिए कितना ज़्यादा छोटा है। 10 की पावर -9 मीटर का मतलब क्या है कि 1 डिवाइडेड बाई 1 के आगे 9 जीरो लगा दीजिए, 10 की पावर -9, 1/10 की पावर 10 की पावर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा होता है। सॉल्यूट पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, अभी हमने यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा कि जिस भी चीज़ को हम डिज़ोल्व करते हैं उसको सॉल्यूट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं शुगर सॉल्यूशन की बात करूँ तो जो वाटर है ना, वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं, वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं शुगर को, तो शुगर क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। तो किस में डिज़ोल्व कर रहे हैं, वाटर में, तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिक्सअप होकर क्या बनता है, क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। ये होता है, ठीक है। द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली स्मॉल, इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर। ये 1 नैनोमीटर से कम ही होता है डायमीटर। थर्ड है, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन इवन विद अ माइक्रोस्कोप। Solution cannot be seen even with a माइक्रोस्कोप। एक माइक्रोस्कोप भी लेकर अगर देखें ना तो उसके जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन के वो अलग अलग दिखाई नहीं देते।
पार्टिकल्स का मतलब ये है कि वही सॉल्यूशन के अंदर अगर हम चेक करें, जैसे मान लीजिए सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो अगर हम देखें ना बहुत ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो मुझे ये नज़र नहीं आएगा कि ब्रास में कॉपर की तरह और जिंक की तरह, एयर में नाइट्रोजन की तरह, ऑक्सीजन की तरह, हाइड्रोजन की तरह, वो दिखाई नहीं देता। ठीक है, उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी देखें इसकी सॉल्यूशन की। फोर्थ प्रॉपर्टी में द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन पास थ्रू द फिल्टर पेपर। The particles of a solution pass through the filter paper so they cannot be separated by filtration. They cannot be separated by filtration. पार्टिकल्स को फिल्ट्रेशन के थ्रू भी आप सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनको फिल्ट्रेशन के थ्रू भी आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते, मतलब छान नहीं सकते। फिल्ट्रेशन का मतलब वही है कि छान देना किसी भी चीज़ को। पांचवी प्रॉपर्टी देखिए ना, पांचवी प्रॉपर्टी है द सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल। The solutions are very stable. Full stop. The particles of solute present in a solution particles of solute present in a solution do not separate upon keeping. Do not separate upon keeping. Do not separate out on keeping. तो अब ये देखिएगा सॉल्यूशंस आर वेरी स्टेबल। सॉल्यूशंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। बहुत ज़्यादा स्टेबल का मतलब ये है कि अगर पानी है, पानी के अंदर अगर हमने नमक मिला रखा है तो ऐसा नहीं होगा कि थोड़े टाइम तक अगर आपने उसको 1 घंटा 2 घंटा या पूरे 1 दिन तक आपने रख कर छोड़ दिया तो पानी अलग हो जाएगा और नमक अलग हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, वो स्टेबल होता है बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए किसी हिट्रोजीनस मिक्सचर की बात करते हैं, तो होमोजीनस मिक्सचर जिसमें पता ही नहीं चलता कि सॉल्यूट की तरह सॉल्वेंट की तरह सब एक जैसे ही दिखता है। हिट्रोजीनस मिक्सचर जैसे हमने पानी लिया, पानी के अंदर ना सैंड मिला दिया, तो जो सैंड होता है, सैंड आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी स्टिर कर लो, उसका टेम्परेचर बढ़ा दो, लेकिन सैंड कभी भी पानी के साथ मिक्स नहीं होता, अलग अलग ही वो फ्लोट करता रहता है। तो इसमें ऐसा हो गया कि अगर मान लीजिए हमने पूरी कोशिश करके हमने उसको मिक्सअप करने की कोशिश करी, तो वो पानी घूम रहा है और पानी के साथ साथ सैंड भी घूम रहा है, और हम उसको थोड़ी देर रख देते हैं। थोड़ी देर मतलब आपको हार्डली 1 मिनट या 2 मिनट रखना होगा। उसमें आप देखेंगे कि पानी तो ऊपर रह जाएगा क्योंकि पानी लाइटर है सैंड के कंपेयर में। सैंड थोड़ा हैवी है, तो सैंड क्या होता है, सैंड धीरे धीरे नीचे डिपॉजिट हो जाए। तो इसको कहते हैं कि दिस सेपरेटिंग आउट ऑन कीपिंग, सेपरेटिंग आउट ऑन कीपिंग। सेम विद मड वाटर, अगर मडी वाटर है तो उसको भी अगर आप किसी कंटेनर में लेकर रख दोगे तो धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर रह जाएगा, ऐसा होगा। अच्छा, तो वो अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। स्टेबल का मतलब इनको कितना भी आप रख दीजिए, नमक और पानी अलग अलग नहीं है, शुगर और पानी अलग अलग नहीं होगा, मेटल और वाइज है, कॉपर और जिंक कभी भी अलग अलग नहीं होगा, सारी ज़िंदगी वो ब्रास के तौर पर ही रहेगा, एक मिक्सचर अंदर ही रहेगा। उसके बाद 6th देखिएगा, अ ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट। Solution does not scatter light. स्कैटर लाइट का मतलब ये है कि ये ना लाइट को घेरता नहीं है। लाइट को घेरने का मतलब क्या है, स्कैटर करने का मतलब होता है घेरना।
वो लाइट को चारों तरफ से घेरता नहीं है। वो घेरता कैसे नहीं है? जैसे मान लीजिए कि हम खड़े हुए हैं, ऐसे अंधेरा रूम है, अंधेरे रूम में खड़े हुए हैं और कोई हमारे ऊपर टॉर्च की लाइट जो है वो चालू कर देता है। टॉर्च की लाइट हमारे ऊपर आकर स्ट्राइक करती है तो हम दिखने लगते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो बॉडी है उसने उस लाइट को घेर लिया, या हम ये कहेंगे उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। अच्छा, और साइडों से लाइट पीछे निकल जाती है, तभी तो हमारी परछाई दिखाई देती है पीछे, ठीक है। अच्छा, अब अगर सोचिए कि हमें ट्रू सॉल्यूशन है, तो ट्रू सॉल्यूशन का मतलब ये होगा कि हमारी बॉडी के आर पार निकल जाएगी लाइट, ठीक है, परछाई बनेगी। तो ट्रू सॉल्यूशन के केस में यही होता है। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब जिस सॉल्यूशन में 100% आप उसको कैसे भी देख लें, आपको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, उसको हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन के केस में आप टॉर्च, अगर उसके ऊपर टॉर्च चालू करोगे, टॉर्च की लाइट स्ट्राइक करोगे, तो वो लाइट आर पार निकल जाएगी, वो जो लाइट है वो रुकेगी नहीं। तो ट्रू सॉल्यूशन कभी भी लाइट को स्कैटर नहीं करता, मतलब घेर कर नहीं रखता है आपके पास। यहाँ तक क्लियर? ठीक है भाई। चलिए जी, इसके बाद हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। नेक्स्ट लिखेंगे आप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के टाइप्स आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। और दूसरा, कल मेरे को एक फंक्शन में जाना हो सकता है कि कल का मैं आपको आऊँ, ठीक है ना, तो बता दूँगा जैसा भी हो। अगर लेट हो गया तो अगर ये रहा कि नहीं लेट निकलना है यहाँ से, तो फिर मैं 7 से 8 वाली आपकी क्लास में ले लूँगा, ठीक है ना। मैं आपको बता दूँगा जैसा भी हो। और कमिंग वीक में कोई छुट्टी है बीच में? 17 तारीख को क्या चीज़ है? 17 तारीख को अगर मुहर्रम की छुट्टी है ना, तो उस दिन जो कल अगर मैं छुट्टी करूँगा तो मैं 17 तारीख को कंपनसेट कर दूँगा, ठीक है। 17 तारीख को फिर 2 घंटे पढ़ेंगे, 1 घंटा सुबह भी पढ़ेंगे और 1 घंटा शाम को भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जी, फिर आज इतना ही करते हैं।